हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए आगे का चैप्टर है हमारा डिस्कशन का, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें भी मैंने कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। तो आपको इसको सिर्फ स्टडी करना है। इसका पीडीएफ भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग इन अ वेरी वेल मैनर। और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो डेफिनेटली आप इसमें चैट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। गॉट इट बच्चों। चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन जो कि यहां पर दिखाया गया है वो है, ऑब्वियसली 2 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 2 साउंड नोट्स हैव वेवलेंथ, ठीक है, इन्होंने वेवलेंथ दिया यहां पर इन एयर। These notes when sounded together produces 8 beats per second। तो भाई बीट्स वाली थियरी क्या है, इसमें आपको एक ही काम करना पड़ता है, बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बड़ी और छोटी में क्या होगा, तो बड़ी छोटी का ऐसा कुछ नहीं होता है कि बड़ा छोटा, आपको जो भी होगा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू यहां पर होता है बीट्स। तो मान लीजिए यहां पर बीट्स पर सेकेंड जो कोई दिया हो वो दिया यहां पर। तो अभी पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो बताया गया है उसके हिसाब से मैं आपको दिखा दूं। तो पहले λ1 और λ2 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहां पर 83/170 है, यहां पर 83/172 है, तो λ2 छोटा है। तो λ2 छोटा है मतलब λ2 छोटा है तो उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सो n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा। भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रेशो होता है। इसका मतलब ये हो रहा है जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए। तो वेवलेंथ छोटा है, इसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए। गॉट इट बच्चों, ठीक है, वो तो ये बात समझ में आ गई है। तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू यहां पर दिखा दिया 8। तो n कितना है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो भाई इनको मैंने v को बाहर निकाल दिया और λ2 और λ1 की वैल्यू प्रॉपर रख दी है। अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना होता है। हमको वेलोसिटी मिल चुकी है 332। क्वेश्चन किस बारे में पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है भाई बता दिया। फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स, अच्छा 2 नोट्स की फ्रीक्वेंसी कैसे बताई जाए, तो कैसे बताया जाए, तो आपको सिर्फ एक ही चीज को याद रखना है यार, n इज इक्वल टू v इक्वल टू एन लैम्बडा, सो n इक्वल टू v बाई लैम्बडा। तो भाई मैं क्या करूंगा, n1 निकालना है तो v बाई लैम्बडा 1 निकाल दूंगा, और n2 निकालना है तो v बाई लैम्बडा 2 कर सकते हैं। लेकिन रुको, यहां पर रुक जाओ, पहले n1 निकाल देते हैं। तो v बाई लैम्बडा 1 332 डिवाइड बाई 83 मल्टीप्लाई बाय, है ना 83 क्यों, लैम्बडा 1 जो था 83/170 था, तो 83/170 सॉल्व करा दिया, 680 मिल चुका है। n2 को सॉल्व मत करो, कैसे करना है देख लो। यहां पर आपको समझना है n2 माइनस n1 की वैल्यू 8 होती है, तो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 8। तो जो वैल्यू मिल चुके हो उसमें सिर्फ 8 आपको ऐड कराना है, मतलब 688 आंसर मिल चुका है। बहुत ही आसान सा तरीका है, तरीके को समझो। ये क्वेश्चन बीट्स पर बेस्ड है, बीट्स, तो आपको पता होना चाहिए बीट्स का फॉर्मूला। दूसरा v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, उससे n इक्वल टू v बाई लैम्बडा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद करना है, रिकॉर्ड पर रखना है कि हाँ पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर सेकंड आते हैं बच्चों, यस ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से मॉडिफाई करा के दे दिया है। मॉडिफाई मतलब क्वेश्चन नहीं, इसकी जो एक पैटर्न है, क्योंकि आपने कई रेफरेंस बुक्स में देखा होगा कि एक पैटर्न में बहुत लेंथी क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मैं आपको एक शॉर्ट में समराइज करा के एक फॉर्मूला याद करा रहा हूं, वो फॉर्मूला समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे यहां पर 12 ट्यूनिंग फॉर्क्स है, 12 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 ट्यूनिंग फॉर्क हो सकते हैं। जितने भी ट्यूनिंग फॉर्क हो, या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि जैसे 4 हर्ट्ज वाला एक ट्यूनिंग फॉर्क है, अगला वाला जो होगा मान लीजिए 6 हर्ट्ज वाला होगा, अगला वाला 8 होगा, तो इनको ना एक स्पेसिफिक इंटरवल वाले ट्यूनिंग फॉर्क लगाए जाते हैं। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क अगर 4 हर्ट्ज का है तो दूसरा 6 का है, मतलब इनमें डिफरेंस 2 हर्ट्ज का हो गया। फिर दूसरा 6 का है तो तीसरा 8 वाला है, इनमें भी डिफरेंस 2 हर्ट्ज का आ गया। तो जिसमें इक्वली देखिए सक्सेसिव, हर सक्सेसिव इंटरवल मतलब हर सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क में एक स्पेसिफिक बीट्स तैयार हो रही है, इक्वल बीट्स तैयार हुई है, उसके लिए काम करेगा। तो देखिए आपके पास जितने ट्यूनिंग फॉर्क है, जितने भी है, सिर्फ एक काम करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इक्वल टू, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस पे दिमाग मत लगाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स -1,
और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय जो बिट्स दिया है वो। अच्छा, प्लस और माइनस में तो जब ये क्लियरली बताते हैं, जैसे यहां पर बताया है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए आपको प्लस साइन का चूज करना है, और अगर डिक्रीजिंग बताया जाए तो माइनस साइन का आपको चॉइस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कर सकते हो। चलिए, इन्होंने दिए हुए क्वेश्चन अनुसार 12 ट्यूनिंग फॉर्क्स है, 12 ट्यूनिंग फॉर्क्स है, लेकिन ईच फॉर्क प्रोड्यूसेस y बीट्स पर सेकंड विद द प्रीवियस वन। ठीक है, दोनों में बीट्स वाला डिफरेंस y बन रहा है। लास्ट वन इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, तो यहां पर गड़बड़ हो जाती है बच्चों की, तो लास्ट वन इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। तो ऑक्टेव का मीनिंग म्यूजिकल लैंग्वेज में जो होता है वो होता है डबल, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा। ऑक्टेव का मीनिंग म्यूजिकल लैंग्वेज में होता है डबल। तो इन्होंने जो बताया है कि क्या बताया है, द लास्ट इज मतलब लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क कौन सा, तो 12 नंबर वाला ट्यूनिंग फॉर्क कितना है, इज ऑक्टेव मतलब डबल ऑफ व्हाट, कितना, ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क ये यहां पर ले लिया मैंने N1। तो समझने वाली बात यह है आपके लिए, जो गेम चेंजर जो वर्ड है यहां पर वो ये वर्ड है बच्चों। यहां पर क्या बताया गया है, ये जो है ऑक्टेव, लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, लास्ट इज ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, इस पे दिमाग लगाना है आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। लेकिन क्या है, यहां पर दिया गया द फिफ्थ ट्यूनिंग फॉर्क हैज अ फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज, पांचवें वाले की ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है, 90 हर्ट्ज, ये दिया गया है। तो अभी देखिए इनमें दो चीजें है, फर्स्ट फॉर्क, लास्ट फॉर्क और वाई, मतलब तीन अननोन चीजें, तीन अननोन चीजें। तो हमें फोकस करना है उस फिफ्थ वाले पर। तो मान के चलते हैं 5 ही ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है। अगर 5 ही ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास होते, अगर 5 ही ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास होते तो मैं लिखता N5 इज इक्वल टू N1, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्लस, 5 ही थे तो 5 में से एक घटा दिया, मल्टीप्लाई बाय बीट्स रख दिया, तो N5 की वैल्यू 90 है। तो मेरे पास यहां पर बच्चों ये एक इक्वेशन तैयार हो चुका है, इसको मैं दिमाग में रख दूंगा। फिर 1 और 12 वाला जो है, तो N12 इज इक्वल टू N1 प्लस, क्योंकि 12 थे टोटल फॉर्क, -1 इंटू वाई, ये कर दिया मैंने। इससे मुझे सेकंड इक्वेशन मिल चुका है, तो सेकंड इक्वेशन मिल चुका है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा। देखिए इसका भी इस्तेमाल करना है, इसका भी इस्तेमाल करना है, लेकिन यहां पर एक चीज समझ लो, ये मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, N12 इज ट्वाइस ऑफ N1, और इसको रखने के बाद मेरा इक्वेशन जो था N12 की जगह पर ट्वाइस N1, जैसे ही मैं इसमें रख देता हूं तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिल रहा है N1 इज 11 टाइम्स y, N1 इज 11 टाइम्स y। तो मेरा ये जो इक्वेशन 1 था है ना, इसका देखिए 90 N1 की जगह पर 11y रख दिया, ये 4y ऑलरेडी था, तो देखिए y की वैल्यू 6 बिट्स मिल चुकी है। बहुत ही आसान हो चुका है। तो जो सीक्वेंस दिया मैंने, जो फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल सही ढंग से करो। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर था इसलिए मैंने प्लस की चॉइस किया। मुझे जब 5वां ट्यूनिंग फॉर्क बताया तो मैंने सोचा कि 5 ही ट्यूनिंग फॉर्क मेरे पास है, मैंने इक्वेशन तैयार कर दिया। फिर दूसरी चीज 12 ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके लिए इक्वेशन तैयार कर दिया। तीसरी इंफॉर्मेशन ऑक्टेव वाली, उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर मेरे पास 3 चीजें बन चुकी है, 3 अननोन है, 3 चीजें बन चुकी है, और 3 चीजों का इस्तेमाल मैंने करके यहां पर y फाइंड आउट कर दिया। इस y का इस्तेमाल यहां पर कर दो भाई, 11 इंटू वाई, तो देखिए 66 हर्ट्ज आ गया, क्योंकि N12 इज ट्वाइस ऑफ N1, तो भाई ये भी वैल्यू मुझे मिल चुकी है ना। बहुत गजब यहां पर दिमाग लगाया है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर पाइप वाले कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखो, थोड़ा दिमाग रख दो यहां पर यार। यहां पर मतलब आपकी थ्योरी हो चुकी है, तो उसमें मैं आपको इतना सजेस्ट कर दूंगा, पाइप क्लोज्ड जो होता है उसका जो ओवरटोन और हार्मोनिक वाला रिलेशन होता है, देखिए जब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें बच्चों समझ लो, इसमें पीथ ओवरटोन अगर है तो ट्वाइस P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। और अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो इसका P ओवरटोन जो होता है ये P+1 हार्मोनिक्स होता है। मतलब जो है, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे समझा दूंगा, ऐसा तो कोई नहीं है आप में से कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने बैठ गया, ऐसे नहीं होता है। यूजुअली जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली वो पहला थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो थ्योरी आपको याद है तो आपको साइमल्टेनियसली मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं उसको प्रिंट करा के सामने रख दो और थ्योरी भी एक बार देख लो। तो ये क्वेश्चन के टाइप है जो आपको करके रख देना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है अच्छा आपको लगा सर ये तो पूरा सॉल्व करा के देना पड़ेगा, तो देखिए सॉल्व करने के बाद भी ऐसा ही आने वाला है।
मैंने इसीलिए सारी चीजें रख दिया कि आपका टाइम बच जाए। जो 1 घंटे वाला लेक्चर होता है मैंने 15-20 मिनट में आपको कंसाइज क्यों करा दिया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यार अभी टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम कम है। ये अगर आप शुरुआत में आते हो मेरे पास में और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक एक स्टेप करा के देना है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसको आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो दिक्कत नहीं है, अभी सिचुएशन पर बात करते हैं। इसमें क्या है, ओपन एट बोथ एंड बताया गया है, तो इसका 47 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इन्होंने इनर डायमीटर बता दिया, तो जैसे इनर डायमीटर बता दिया तो भाई एंड करेक्शन वाला किस्सा शुरू हो गया। तो एंड करेक्शन आपने पढ़ा है, एंड करेक्शन क्या पढ़ा है समझ लो इसको। यहां पर पूछा है कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन दैट पाइप। तो देखिए ये पाइप मैंने यहां पर दिया है, तो क्योंकि एंटी नोड थोड़ा पाइप के ऊपर तैयार होता है और थोड़ा यहां पर पाइप के नीचे भी तैयार हो जाएगा, यहां पर इसको एंड करेक्शन कहा जाता है। तो होगा क्या, लेंथ पाइप की लेंथ और प्लस ऊपर वाला एंड करेक्शन प्लस नीचे वाला एंड करेक्शन, मतलब लेंथ प्लस ट्वाइस एंड करेक्शन। इसमें देखो बच्चों एंटी नोड नोड और एंटी नोड, एंटी नोड नोड λ/4 होता है, फिर नोड और एंटी नोड λ/4 होता है, λ/4 और λ/4 λ/2 होता है। मतलब L प्लस ट्वाइस ई में λ/2 बैठ गया। इससे मुझे λ/2 मतलब लैम्बडा की वैल्यू मिल चुकी है, हो गया काम खत्म ही हो गया। इन्होंने पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चलो भाई रख दो v = f लैम्बडा, तो इससे मुझे फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। जो मुझे नंबर इन्होंने दिया था 348 वेलोसिटी, इसको रख दिया, यस फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। गॉट इट बच्चों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो दिखा है, इसमें क्या बताया है, ए स्ट्रेच्ड वायर इमिट्स फंडामेंटल नोट ऑफ 256 हर्ट्ज, keeping the stretched force constant and reducing the length of wire by 10 centimeter, frequency becomes 320, its original length of wire is। भाई ये सोनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो इसमें टेंशन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, इन्होंने बताया कि फोर्स कांस्टेंट रखा है, मतलब टेंशन कांस्टेंट रखा है। तो भाई इन्होंने लेंथ पर काम किया है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। इस लॉजिक से अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन जब मैं तैयार करता हूं तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ और एन दोनों यूज होते हैं, तो कुछ जगह पर मैंने बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को एन इस्तेमाल किया है, तो यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए एफ नोटेशन इस्तेमाल किया। थोड़ा सा इसमें नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो नोटेशन जो है एफ इंटू एल, तो भाई F1L1 इक्वल टू F2L2। पहली फ्रीक्वेंसी 256 थी जब लेंथ एल थी, अभी इन्होंने बोला है कि 320 हर्ट्ज हो चुका है जब लेंथ 10 से कम हो चुका है, 10 से कम हो चुका है। ऑब्वियस है, अब इक्वल टू साइन को देख लो, लेंथ घटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। अभी बच्चों सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करा के वो जो एल है वो दैट एल 0.5 मीटर मुझे मिल चुका है। आर यू गेटिंग दिस वन, है ना, जो सेकंड लेंथ है वो मुझे यहां पर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वापस से ट्यूनिंग फॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। लेकिन यहां पर डिक्रीजिंग बताया है, डिक्रीजिंग बताया, ठीक है। तो प्लस और माइनस में से मैंने चॉइस यहां पर माइनस की करा दी है, ठीक है। और फिर 4 बीट्स पर सेकंड आ गए प्रीसीडिंग के साथ में। फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट, इन्होंने थोड़ा सा अलग करा दिया, ट्यूनिंग फर्स्ट टॉर्क फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट, तो लास्ट कितना है 21 है, तो ये यहां पर दे दिया मैंने, दिया है नहीं दिया, यहां पर दिया है। फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट, ऑक्टेव का मतलब डबल होता है म्यूजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, 21 ट्यूनिंग फॉर्क है इज इक्वल टू N1 माइनस क्यू, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, 21 माइनस 1 इंटू ये बीट्स तैयार करना था 4। तो चलो इसको सॉल्व करा के मुझे 21 का फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, और फर्स्ट वाला जो ये ऑक्टेव है डबल है तो 160 मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर रुकता नहीं है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड 10th बोला है, लास्ट वाले का तो पूछा ही नहीं गया था, 10th वाला पूछा है। तो जब 10th वाला पूछा है तो मैं सोचूंगा कि यार 10 ही ट्यूनिंग फॉर्क है मेरे पास, तो 10 ट्यूनिंग फॉर्क है, फर्स्ट माइनस ये 10वां माइनस 1 इंटू बीट्स करा दिया, फॉर्मूला तो वही बन रहा है। मैंने सोचा कि यार मेरे पास 10 ही ट्यूनिंग फॉर्क है, तो उसके हिसाब से मैंने मैथमेटिकल वैल्यूज रख दी, तो मुझे आंसर मिल चुका है। तो कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आपको, बस एक ही ट्यूनिंग, एक ही स्पेस है, इसको काम कराना पड़ेगा। बट बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। यस ये एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस ये एक ही चीज यहाँ पर है। तो मैंने थोड़ा कोशिश की है क्लैरिटी देने की यहाँ पर। ये फंडामेंटल देखिए क्या क्या बताया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड।
तो भाई क्लोज्ड एट वन एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले क्या थे? तो उसका फॉर्मूला था v डिवाइडेड बाय 4l, वो तो था। फिर क्या है, इज इन यूनिजन। यूनिजन का मतलब ये इक्वल हो रहा है, किससे इक्वल हो रहा है? विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो भाई ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन मतलब 4 हार्मोनिक होता था। ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन, ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन, ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ ऑफ फंडामेंटल होता है। ये ओपन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों को क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ओपन और क्लोज दोनों आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। लिखने में कोई तकलीफ नहीं है भाई, लिख दो एक बार, है ना, लिख दो एक बार, शॉर्टकट के इसमें ना निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको ये चीज समझनी है। तो क्लोज्ड पाइप जो होता है उसका फंडामेंटल का फॉर्मूला v/4l, लेकिन यहां पर इज इन यूनिजन है तो भाई लेंथ नॉट नेसेसरी दोनों का सेम हो। अगर सेम होता है तो आंसर इनका 1:1 रेशो आ जाएगा। तो तब तक आप क्या करना है, आपको यह बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, मुझे लग रहा है कि अलग अलग होगा, तो मैंने यहां पर एलसी डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड था। इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन इज 4 टाइम्स हार्मोनिक, है ना, 4 टाइम्स हार्मोनिक, तो 4 टाइम्स हार्मोनिक। तो ये ओपन पाइप वाला हार्मोनिक जो था v/2 ऑफ l था, तो ट्वाइस ऑफ l की जगह पर ओपन डाल दिया मैंने, सॉल्व करा दिया। तो इनको LC/LO चाहिए। क्यों चाहिए? रेशो ऑफ देयर लेंथ, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था क्लोज्ड उससे रिलेटेड था, तो LC ऊपर आना चाहिए और फिर ओपन वाला था तो LO नीचे आना चाहिए। इस तरीके से इनका रेशो भी मुझे मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये एंड करेक्शन से रिलेटेड है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रेजोनेंस पाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है। इसमें 2 लेंथ होती है। फर्स्ट रेजोनेंस वाली लेंथ होती है द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन फर्स्ट रेजोनेंस इज 16 एंड सेकंड रेजोनेंस वाली लेंथ दी जाती है, और क्वेश्चन एंड करेक्शन पर पूछा जाता है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब है, बात कर रहा हूं रेजोनेंस ट्यूब। सेकंड रेजोनेंस की लेंथ -3L1 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप लर्न कर दो, बस वैल्यूज रखना है और भाई सॉल्व करना है। तो इससे एंड करेक्शन मुझे मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में ना इन्होंने बताया कि इनर डायमीटर भी पूछा है, तो एंड करेक्शन और इनर डायमीटर में ये रिलेशन है। इनर रिलेशन, इनका रिलेशन क्या क्या है? एंड करेक्शन इज 0.3 टाइम्स डायमीटर। अगर रेडियस से पूछा जाए तो आपको 0.6 टाइम्स रेडियस करना है, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में डबल का रिलेशन होता है। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना। तो ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो भाई डायमीटर पूछा है तो मैंने डायमीटर यहां पर निकाल के रख दिया। गॉट इट बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, और एक चीज यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? ए स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर इज इन यूनिजन विद ट्यूनिंग फॉर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाए बच्चों को लगता है कि हाँ क्या है। देखिए सोनोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट सोनोमीटर ही है, इज इन यूनिजन विद ट्यूनिंग फॉर, मतलब अगर मैं सोनोमीटर का आंसर निकालूंगा तो वही आंसर ट्यूनिंग फॉर्क का भी होगा। तो यूनिजन है मतलब अभी फिलहाल की सिचुएशन में जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है और जो सोनोमीटर बॉक्स का फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 5% द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट्ज पर सेकंड इज 10, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क तो वाइब्रेट हो ही रहा था। तो अभी क्या करना है आपको, इमेजिन करना है कि पहला सोनोमीटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसका जो सेटअप था वो ट्यूनिंग फॉर्क दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो रहा था, मैच हो रहा था, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f1 है या फिर n1 है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसके हिसाब से n1L1 इज इक्वल टू n2L2 या फिर f1L1 इक्वल टू f2L2। थोड़ा मुझे आदत है, मैं फ्रीक्वेंसी के लिए f इस्तेमाल करता हूं यूजुअली, लेकिन टेक्स्ट बुक में n1 भी दिखेगा तो इसीलिए थोड़ा सा साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरे लिए मैंने जो आपको नोट्स दिया उसमें n और f का मीनिंग सेम हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो अभी पहले जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी था वो उस समय, अभी ट्यूनिंग फॉर्क और सोनोमीटर दोनों एक ही है, तो इनिशियल एडजस्टमेंट वाला फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दिया। उस समय सोनोमीटर का जो लेंथ था वो लेंथ था। अभी सोनोमीटर का लेंथ बदल गया, कितना बदल गया? इंक्रीज बाय 5%। तो भाई ओरिजिनल लेंथ में आपको 5% ऐड कराना है, तो इसमें इक्वल टू साइन मेंटेन कराने के लिए आपको पता है कि सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि n और n2 में रिलेशन, n और n2 में रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो n और n2, n मतलब ही n1 था, n ही मतलब n1 था, गॉट इट, n ही मतलब n1 था, या तो आप n1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, n मतलब ही n1 है यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो n की वैल्यू बड़ी है
एन की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है, तो एन की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई 10 बिट्स आ रही है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और नया सेटअप जो सोनोमीटर वाला फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इनका डिफरेंस 10 मिल रहा है। ओके, तो एन की वैल्यू 1.05 N2 रख दी, ये सॉल्व करा दिया, N2 मुझे मिल गया। तो भाई N2 अगर मिल गया तो मुझे N भी मिलने वाला है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे सॉल्व करो या तो ऐसे सॉल्व करो, जैसे भी आपको लगता है वैसे सॉल्व करो, है ना। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जो है ये सेकंड टाइप। आपने एक चीज नोटिस करना है बच्चों, एक चीज नोटिस करना, भले ट्यूनिंग फॉर्क दिया हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ के चलो, क्योंकि क्या होता है ना, आप उसी सोनोमीटर पर काम कर रहे हो, तो जब सोनोमीटर का सेटिंग चेंज हो गया तो बिट्स कौन देगा? तो पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क और पहला वाला सेटअप जो था सोनोमीटर का, वो सेम रेजोनेंस में, मतलब आप दोनों चीज एक ही है मान के चलो, ठीक है। और सेकंड सेटअप में थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, तो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन और इसका वाइब्रेशन में फर्क आ गया, बीट्स आ गया। तो बस इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों पाइप का रिलेशन। यस, ये क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों को दिमाग हिला देते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लो, मैंने इसको क्लियर किया। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600, ठीक है। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। अच्छा, मतलब लेंथ अलग होगा, तो समझ लो सबसे शुरुआत इन्होंने कही है कि पाइप जो ओपन था उसका इन्होंने फ्रीक्वेंसी बताया 600 हर्ट्ज, लेकिन ओपन पाइप का फॉर्मूला तो V/2L0 था। इसको अभी फिलहाल के लिए यहां पर रख दो, या फिर डायरेक्टली आपको वैल्यूज अगर रखना है आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकाल सकते हो? एलओ की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल सकती है, एलओ की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा लेंथी सॉल्व करा के दिया है। यहां पर देखिए, यहां पर डायरेक्ट निकल सकती है। कैसे निकल सकती है कि भाई अगर देखिए मैं यहां पर दे देता हूं, अगर FO 600 है विच इज V/2 ऑफ LO, तो LO कैन बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू 600। तो भाई इन्होंने V की वैल्यू 330 दी है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां पर 600 आई है। तो इसको अगर आप सॉल्व करा दो, वैसे ही वैल्यू आने वाली है, देखिए ना, वैसे ही वैल्यू आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अगर मैं यहां पर अगर देखिए क्या करता हूं, 0 पॉइंट या फिर 0 पॉइंट कहने की बेटर है, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 करा दो, तो ये आ जाएगा। देखिए 6 से अगर डिवाइड कर दो 0 पॉइंट, तो यस ये मीटर में आ गया। तो भाई एल ओपन से रिलेटेड अगर बात करूं तो 27.5 मीटर, वैसे ही मुझे आंसर मिल चुका है। तो इसकी इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने डायरेक्ट दिया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो क्या बताया गया है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप इज क्लोज्ड, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो यहां पर दिया गया द फर्स्ट ओवरटोन, चलो यहीं पर रख देता हूं मैं इसको। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप एट वन एंड इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप एट ओपन एट बोथ एंड। तो 3 फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो फर्स्ट ओवरटोन इज थ्राइस ऑफ V/4LC इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस ऑफ V/LO। तो इसमें वैल्यूज रख दो, इसको सॉल्व करा दो, आपको LC मिल जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। चलो आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपके सामने है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो डायरेक्टली LO निकालो, और फिर ये तो रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, गारंटी के साथ में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ लो, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ओवरटोन क्लोज्ड, ओवरटोन क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन थ्राइस होता है फंडामेंटल से, है ना। लेकिन फंडामेंटल V/4LC होता है क्लोज का, और ओपन का फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक। लेकिन पाइप ओपन है तो V/LO आ गया, बस सॉल्व कर दो यार, आ गया। गॉट इट बच्चों, चलो ठीक है। यहां तक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बस इसमें नंबर चेंज करा के थोड़ा बहुत क्वेश्चन को अलग अलग घुमा के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका भी PDF मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।